गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स लेक्चर सेशन 4। तो वेक्टर्स की चैप्टर चल रही है। तो हमने पिछले 3 क्लासेस में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा वेक्टर्स एंड स्केलर्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 टाइप होते हैं, वेक्टर्स के एग्जांपल्स, स्केलर्स के एग्जांपल्स। वेक्टर्स कैसे बनते हैं, स्केलर्स कैसे बनते हैं। स्केलर्स के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड होता है और साथ में it has a direction also, as well as vectors must follow vector laws। जब तक वो वेक्टर लॉस नहीं फॉलो करते उनको वेक्टर नहीं कहा जा सकता। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो वेक्टर नहीं होता है क्योंकि वो वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता है। इट फॉलोज किरचॉफ लॉस, इसलिए हम उसको वेक्टर नहीं कहते। और फिर हम देखें वेक्टर लॉस होते क्या हैं। वेक्टर लॉस आर बेसिकली 3 थिंग्स: ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ। कल हमने ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ पैरेललोग्राम लॉ कवर किया है, आज हम पॉलीगॉन लॉ भी कवर करेंगे। एंड ऑल्सो वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सो मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स: पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल, नेगेटिव, जीरो, यूनिट वेक्टर, को इनिशियल, को टर्मिनल एंड को प्लेनर, को लीनियर, सो मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो ये सारे हमने कवर कर चुके, अभी तक हमने कवर कर लिया है। तो आज हम देखेंगे मेनली वन क्विक रिविजन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स, और फिर हम जाएंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो आज ये 3 टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ यस्टरडे, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ। एक बार छोटी सी रिविजन कर लेते हैं ताकि हम भूलें ना। पैरेललोग्राम, पैरेलल, तो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो फिर इन दोनों का एडिशन, अगर वेक्टर एडिशन हम करना चाहेंगे तो हमें पैरेललोग्राम लॉ यूज करना पड़ता है। द डायगोनल विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द 2 tails of A and B gives me the resultant both by magnitude and direction। और ये एंगल को अगर बीटा बोलूं तो फिर हम कैलकुलेट किए थे कि R इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, एंड tan बीटा इज इक्वल टू B sin थीटा बाई A प्लस B cos थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स वी गेट दीज 2 रिजल्ट्स। ऑफ कोर्स एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेक्टर एडिशन हमने देखा है लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं देखा है। तो बिफोर स्टार्टिंग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी एक बार देख लेंगे। एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ केसेस इन इट, केस बाय केस। थीटा अगर 0 होगा तो क्या होगा, थीटा 90 होगा तो क्या होगा, थीटा 180 होगा तो क्या होगा, अगर ए और बी सेम होंगे तो क्या होगा। सो वी हैव सीन लॉट ऑफ केसेस इन दिस। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ इज पॉलीगॉन लॉ। तो पॉलीगॉन को लॉ कुछ नया नहीं है, सच बोलूं तो एक ही लॉ है, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से ही पैरेललोग्राम लॉ बना है, ट्रायंगल लॉ से ही पॉलीगॉन लॉ भी बना है। तो लॉ एक है लेकिन उसके कोरोलरीज अनेक हैं। लॉट ऑफ कोरोलरीज केम फ्रॉम द सेम लॉ। तो जस्ट लाइक वी नो एनी 2 वेक्टर्स अरेंज्ड इन अ साइकिल, their resultant is the third side taken in the opposite order, correct? If this is the angle between them, theta। ये ट्रायंगल लॉ है, और ये यहाँ से b को हटा के इधर रख दो तो वो पैरेललोग्राम लॉ बनता है। तो पॉलीगॉन लॉ कहता है if there are more than 2 vectors to be added, if there are more than 2 vectors, यानी कि 3, 4 या 5 या 6 या 7 या 10 या 100 या 200 या 1000, इतने सारे वेक्टर्स हैं। क्योंकि नंबर्स जब हम ऐड करते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा 2 ही नंबर ऐड करते हैं, कभी कभार हम 5-10 नंबर को भी ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट जाते हो, 10 चीज़ खरीदते हो, तो वो 10 चीज़ के प्राइसेस को ऐड करके टोटल प्राइस बताया जाता है। तो वैसे ही हमारे पास हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ 2 वेक्टर होते हैं, कभी कभार 10 वेक्टर भी हो सकते हैं, 3 वेक्टर भी हो सकते हैं, 30 वेक्टर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर सोचो यशराज कदम इधर बैठा हुआ है और उसके भाई बहन तो वैसे ही उसको हर दिन टांग खींचते रहते हैं, और साथ में सपोज उसके दो दोस्त लोग भी आए उसको खींचने के लिए, तो टोटल कितने फोर्स हो गए देखो, 4 फोर्स हो गए। तो चारों फोर्स को अभी ऐड करके फाइनल रिजल्टेंट बताना पड़ेगा, सिर्फ 2 को नहीं। करेक्ट। तो कैसे करोगे? तो हम लोग को तो ट्रायंगल लॉ पता है ना, तो हम लोग इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे और फाइनल रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इतना स्टेप ना करके हम एक लॉ बना देंगे जिसको हम पॉलीगॉन लॉ कहते हैं। Say if there are more than 2 vectors, say there are if more than 2 vectors, A vector and B vector and C vector and D vector, and if they can be arranged in a cyclic order of a polygon. See, a polygon means anything. Even a triangle is a polygon, a square is a polygon, a parallelogram is a polygon, a trapezium is a polygon. Polygon means a shape which has many sides, not just 1 or 2, but many sides. 3 plus anything, 3 plus सारे जितने नंबर हो सकते हैं, सारे पॉसिबिलिटीज हैं, उन सबको हम पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे कि ये हेक्सागन है, हेक्सागन इज अ पॉलीगॉन। ये पेंटागन है, सो पेंटागन इज अ पॉलीगॉन। ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज एन ऑक्टागन। ऑक्टागन इज अ पॉलीगॉन। इफ यू रिमूव 1 it becomes a heptagon, that's a polygon. If you add one more, this becomes a nanogon, nonagon. It has 9 sides. If you add one more, it becomes decagon. So all of them are polygons. Polygons, poly का मतलब होता है 2 plus, 2 से ऊपर कुछ भी polygon कहा जा सकता है. Even a triangle can be called as a polygon. Even a square, a rectangle और a parallelogram और a trapezium, सबको हम polygon कहते हैं. तो अभी हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है A B C D, और इन सबको मैं एक साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया. साइक्लिक ऑर्डर समझ रहे? A का सर B के पूंछ में, B का सर C के पूंछ में, C का सर D के पूंछ में. तो ये हो गया देखो साइकिल. और साइकिल को कंप्लीट करना है तो हम लोग को ऐसे खींचना होगा, आखिरी साइड को ऐसे खींचना होगा. करेक्ट. लेकिन हम ऐसे नहीं खींचेंगे. तो पॉलीगॉन लॉ कहता है द रिजल्टेंट ऑफ addition of all these vectors is represented by the remaining side of the polygon but taken in opposite order, opposite cyclic order. जैसे हम ट्रायंगल लॉ में कहते हैं बिल्कुल वैसे ही A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर अगर एक दिशा में साइकिल बनाते हैं तो रिजल्टेंट जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट दिशा में साइकिल बनाता है, बिल्कुल ऑपोजिट दिशा में साइकिल कंप्लीट करता है, और उसको हम रिजल्टेंट कह सकते हैं. अब ये आया कहाँ से ये लॉ? वेरी इजी, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा. ये सबको भूल जाओ, जस्ट रिमेंबर, जस्ट टेक A एंड B. सोचो आपके पास सिर्फ 2 वेक्टर है A और B, उनको हम ऐड करेंगे. तो A और B को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट ये होता है, इसको मैं R1 कहूंगा. एंड आई कैन राइट R1 वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर. Am I right? क्या ये सही है? ये तो ट्रायंगल लॉ हो गया. करेक्ट. समझ में आया? यस, नो, कुछ तो बोलो. जिंदा हैं सब लोग? बिल्कुल सर, थैंक यू. तो R1 इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर. तो R1 इज द थर्ड साइड टेकन इन द ऑपोजिट साइक्लिक ऑर्डर. नाउ A B को भूल जाओ क्योंकि इनका रिजल्टेंट मुझे आ गया तो A B जरूरत नहीं है. अब R1 और C को पकड़ो. टेक R1 एंड C. R1 वेक्टर को C वेक्टर फिर से ट्रायंगल बनता है तो रिजल्टेंट हो जाएगा ये, इसको R2 बोलो, चलेगा. R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर इज R2 वेक्टर. तो मैं लिखूंगा R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर. अब R2 वेक्टर और D वेक्टर को जोड़ूंगा तो मुझे R वेक्टर आएगा. तो मैं लिखूंगा R वेक्टर
इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब्स्टिट्यूशन करेंगे। R1 वेक्टर को लाके इधर डालो और जो भी आया R2 वेक्टर को लाके वो इधर डालो, तो देखो क्या होता है। सो आई गेट फाइनली R वेक्टर इज इक्वल टू, R2 वेक्टर की जगह में अगर R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर लिखूंगा, उससे पहले R1 वेक्टर को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, और ये यहाँ पे ला दो तो फाइनल आपको आ जाता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। ठीक है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, दिस इज R वेक्टर, हेंस प्रूव्ड। देख रहे हैं हम लोग पॉलीगॉन लॉ को प्रूव कर लिए यूजिंग ट्रायंगल लॉ। यूजिंग ट्रायंगल लॉ पॉलीगॉन लॉ बनता है R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले ये दोनों, फिर ये दोनों, और फिर ये दोनों, स्टेप बाय स्टेप। ट्रायंगल लॉ इज कॉल्ड एज पॉलीगॉन लॉ। इवन अ ट्रायंगल लॉ कैन बी कॉल्ड एज ए पॉलीगॉन लॉ। देख लो, आपके पास जितने वेक्टर्स हैं, अगर उनको आप एक पॉलीगॉन के साइकिल में अरेंज करते हो तो रिजल्टेंट जो होता है वो रिमेनिंग साइड टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर होता है। क्या ये पॉलीगॉन लॉ नहीं है क्या? ये भी तो पॉलीगॉन लॉ ही है, करेक्ट? तो एक्चुअल में एक ही लॉ है, हमको उल्लू बनाया जा रहा है अलग अलग नाम देकर। ट्रायंगल लॉ हो या पैरेललोग्राम लॉ हो या पॉलीगॉन लॉ हो, सब सेम है, सब कुछ एक ही है। याद रखना बहुत आसान है। आई होप सबको समझ में आ रहा है, कुछ साइंस रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, अगर तो इसमें एक मॉडल क्वेश्चन आता है जिसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो A वेक्टर है, B वेक्टर है, C वेक्टर है, D वेक्टर है, E वेक्टर है और F वेक्टर है। A, B, C, D, E एंड F। तो अब मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर, E वेक्टर और F वेक्टर को जोड़ देता हूं, इन सबको मैं अगर जोड़ देता हूं तो क्या आएगा? अभी तो कोई रिमेनिंग साइड बचा ही नहीं है, तो क्या होगा? कोई बता सकता है? What will happen if there is no remaining side left? अब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि पॉलीगॉन लॉ कहता है इन सबको जोड़ने से रिमेनिंग साइड उल्टा दिशा में होता है, लेकिन रिमेनिंग साइड कहाँ है भैया? नहीं है। क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर हो जाएगा। कोई बता सकता है क्यों ऐसा कैसे होता? Why does that happen? यस, वासु फूल वाले जी बताइए। ओके, सो वासु जी आप आज ज्वाइन किए हैं, नो प्रॉब्लम। मेरे सारे लेक्चर्स जो हैं, प्रीवियस लेक्चर्स ऑनलाइन अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं जाके, और अच्छे लगे तो उनको लाइक मार के सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ऑल द प्रीवियस थिंग्स एंड यू कैन फॉलो मी फ्रॉम टुमारो वेरी इजीली। सो प्लीज़ डू वॉच ऑल द वीडियोस अपलोडेड हैं, आप क्लियर कट सारे लेक्चर्स आगे के समझ में आ जाएंगे। रिजल्टेंट इज इन नेगेटिव साइड, सो बोथ विल कैंसिल। अब देखो, अगर मैं बोलूंगा कि D वेक्टर गायब है, से इफ आई टेल यू दैट D वेक्टर इज एब्सेंट एंड आई विल आस्क यू टू ऐड EFABC, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? अगर EFABC को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट हो जाएगा द रिमेनिंग साइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, विच मीन्स माइनस D वेक्टर। ऑपोजिट है इसलिए माइनस D। आया समझ में? ऑपोजिट, जब भी एक वेक्टर को आप घुमाना चाहते हो उसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। whenever you multiply any vector into -1, वो वेक्टर पलट जाता है। -1 से साथ कभी भी एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर बिल्कुल पलट जाता है। अगर वो राइट साइड था तो लेफ्ट साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड था तो राइट साइड हो जाएगा, ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, नीचे था तो ऊपर चला जाएगा। अगर वेक्टर को रोटेट करना चाहते हो, बहुत आसान है, उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर रोटेट हो जाता है। अगर एक कोई भी वेक्टर को आप और कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वह वेक्टर का साइज बदलता है।
वेक्टर का साइज बदलना है तो वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगर एक वेक्टर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आप वेक्टर को रोटेट करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको साइड में नोट में लिख सकते हैं। नोट, इफ यू मल्टीप्लाई एनी वेक्टर विथ -1 you rotate the vector by how many degrees? Rotated by 180 degrees. But if you multiply a vector by any other scalar, you are just changing the magnitude of the vector, not the direction. Not the direction, you are only changing its magnitude. तो अभी हम लोग E, F, A, B, C को पकड़ेंगे और D को यहाँ से हटाना चाहेंगे, तो वो D यहाँ आ जाएगा। वो D जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -D वेक्टर हो जाएगा। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस E वेक्टर प्लस F वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? -D वेक्टर। आ गया ना? -D वेक्टर। गुड डाउट। अगर -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? -3 इज नथिंग बट 3 इंटू -1। -3 इज नथिंग बट 3 इंटू -1। 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड बदलता है, और -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो पलटता है। आया समझ में? इफ यू मल्टीप्लाई विथ -3, उसका मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और साथ में उसका डायरेक्शन भी बदलेगा। ओके, नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, डी एब्सेंट था, ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, वो डी इधर आ गया। -d वेक्टर बिकम्स द रिजल्टेंट ऑफ ऑल अदर वेक्टर्स। -d वेक्टर बिकम्स द रिजल्टेंट ऑफ ऑल अदर वेक्टर्स। If I call this -d vector as r vector, correct? Can I call it r vector? अभी तक तो वही कर रहे थे ना, a plus b plus c plus d is r vector। देख रहे हैं? r vector। ये r vector को हटा के मैं अगर -e vector लिखता हूं, लिख सकते हैं ना? तो देखो -e vector is equal to a vector plus b vector plus c vector plus d vector। अब ये -e को उधर भगा दो भैया, तो यहाँ पे प्लस e vector हो जाएगा और यहाँ पे 0 वेक्टर बचेगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। प्लस सी मतलब क्या? पलट दो इसको पलट दो। पलट दिए तो देखो ए बी सी डी ई, एक साइकिल बन गया। ए बी सी डी ई एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो रिजल्टेंट जो होता है वो 0 वेक्टर होता है। आया समझ में? ई एफ ए बी सी, आर अगर इस तरफ लेंगे तो 0 होगा, आर अगर उल्टा लेंगे तो वो उसका रिजल्टेंट बनेगा। अगर आपको इसको वापस नॉर्मल करना है, आप बताओ और किसको बदलें? इसको पकड़ते हैं, सी को पकड़ते हैं, ये आर को उधर फेंक दो, प्लस डी लिख दो। अभी आपको सी को इधर भगाना है तो -c हो जाएगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर इज -c वेक्टर। -c मतलब सी को उल्टा कर दो तो उसका सबका रिजल्टेंट बन जाता है। समझ में आया? तो इनमें से हर कोई बाकी का रिजल्टेंट बन सकता है, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पाकर। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आ जाएंगे तो एक, बाकी सबके रिजल्टेंट। आया समझ में? ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ए बी सी डी ई का एफ ही बनता है, इवन एफ ए बी सी डी का ई भी बन सकता है, -e भी बन सकता है। पॉइंट इज क्लियर? तो चलो तो इसके रिलेटेड एक छोटा सा प्रश्न है। सोचो यशराज कदम को 360 लोग खींच रहे हैं, और सबके सब इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं। 360 लोग इस प्रकार से पूरा एकदम यूनिफॉर्मली 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री गैप के साथ 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री गैप के साथ ऐसे टोटल टक 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 कितने हैं? 360 लोग खींच रहे हैं। तो यशराज कदम के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा? व्हाट इज द एफ नेट ऑन यशराज कदम इफ देयर आर 360 फोर्सेस, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7, all are identical forces in magnitude but direction 1 degree apart from each other. So the resultant will be 0 vector. Why it is 0 vector? क्यों 0 vector है? Because
all these forces can be rearranged, all these forces can be rearranged to form a polygon of 360 sides, correct? It can be formed a polygon of 360 sides and the resultant will end up 0. Even for example यशराज कदम को अगर 3 लोग खींच रहे हैं, से 1, 2 और 3, okay, I'll call this 3 Newton, 4 Newton and 5 Newton. Can you tell me what will be the resultant force on यशराज कदम? क्या होगा यशराज कदम का? Think about it. 0. Why 0? क्या इन फोर्सेस को हम रीअरेंज कर सकते हैं? देखो, can we rearrange these forces? I'll show you. See how can we rearrange. Remember कल मैं important बात बताया था, vectors are like mobile phones, उनको एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पटक सकते हैं. Only thing is you should not change its magnitude and you should not change its direction. ये दो ना बदल कर आप कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. No problem at all. Resultant is 5n but resultant is negative side. Okay, let me show you. देखो 3 न्यूटन को ऐसे रखो. Let me take the 3 न्यूटन like this. बस यहाँ से उठा के इधर पटका, और ये 4 न्यूटन को लाओ इधर रखो. रख सकते हैं 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, और ये 5 न्यूटन को लाओ इधर रखो. It's a right angled triangle and you know 3, 4 and 5, this is a perfect triangle. 3 square plus 4 square is equal to 5 square, and it is completing a clockwise cycle, hence the resultant is 0. Getting it? The resultant becomes 0. You have to arrange it in this fashion. देख रहे हैं, इसका सर इसके पूंछ में, इसका सर इसके पूंछ में, इसका सर इसके पूंछ में, तो ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब आपको रिजल्टेंट 0 आएगा. तो यशराज कदम इज इन इक्विलिब्रियम. जब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है तो हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो आई होप सब लोग को पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ एकदम क्लियर हो गया है. इनके ऊपर अनेक क्वेश्चंस हैं जो आप कोई भी किताब से उठा के कर सकते हैं. हम लोग के ओबीटीज के लिए भी आप वेट कीजिए, आपको अच्छे खासे. इफ वन वेक्टर वुड बी -3 व्हाट इज see minus a vector -3 means minus indicates the direction, but what was its previous direction? ऐसा नहीं होता है. -3 वैल्यू कभी आप लिख नहीं सकते. -3 क्या होता है? 3 is the value and no vector can have a magnitude of -3. You can name the vector a vector and call it -a vector, indicating that a vector जहाँ भी था, जो भी था, वो अभी पलट गया है. समझे? तो -3 इंडिकेट्स विच डायरेक्शन. 3 कौन से डायरेक्शन में था वो पता नहीं है ना हमको. इन द प्रीवियस प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू. तो इन द प्रीवियस प्रॉब्लम ये ऐसे था, ये 3, ये 4, ये 5. अगर ये -3 होता तो ओके, -3 होता तो ऊपर होता, तो क्या होगा? ऑब्वियस बात है. आप सोचो ना लॉजिकली, आप यहाँ पे बैठे हो और आपको एक दोस्त ऐसे खींच रहा है, दूसरा दोस्त ऐसे खींच रहा है, तीसरा दोस्त ऐसे खींच रहा है. आप किधर जाओगे? डेफिनेटली आप कहीं तो जाओगे ना. आप डेफिनेटली यू कैन नेवर बी सिटिंग एट रेस्ट. तीनों लोग ऑलमोस्ट एक साइड खींच रहे हैं आपको, तो आप जाओगे ही जाओगे आगे, कहीं ना कहीं जाओगे. यू आर नॉट फॉर्मिंग अ परफेक्ट ट्राइंगल, साइक्लिक ट्राइंगल. आप बना नहीं सकते. इन तीनों के साथ तो आप कोशिश करिए बनाने के लिए, आप बना नहीं पाओगे. यू कैन नेवर मेक. चेक इट. ये 3 है, ये 3 -3 जो भी है आपके हिसाब से, ये 4 और ये 5. देखिए
5 4, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो 3 है, ठीक है। तो 5 और 4 का रिजल्टेंट 3 है और 3 ऑलरेडी है, तो 3 3 मिला के 6 न्यूटन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है और आदमी ऐसे आगे जाएगा। ही विल गो लाइक दिस अहेड। 3 ऑलरेडी है और 5 4 का रिजल्टेंट भी 3 है, तो 3 और 3 कुल मिला के 6 न्यूटन फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा। आया समझ में? ओके गुड। सो कमिंग टू रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, अभी तक जो भी पढ़ाए हैं सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा अटेंशन चाहिए। आगे की पूरी पढ़ाई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे ही निर्भर है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देन यू विल बी इन ग्रेट ट्रबल। तो आप लोगों को काफ़ी केयरफुली सुनना होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। तो द नेम सजेस्ट रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब तोड़ना, तोड़ने को रिजोल्यूशन कहते हैं। रेजोल्यूशन मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं ना, उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। आप पता है ना, फोटो का रेजोल्यूशन होता है दिस इनटू दिस पिक्सल्स। पिक्सल्स का मतलब फोटो का कंस्टिट्यूएंट जो होता है उसको पिक्सल कहते हैं, करेक्ट। आप फोटो को जूम करते जाओ तो एक ऐसा टाइम आता है कि फोटो फटने लगता है और आप इजीली बॉक्सेस देख सकते हो, और वो बॉक्स को हम पिक्सल कहते हैं, करेक्ट। और ये पिक्सल्स जितने ज़्यादा होते हैं पिक्चर की क्लैरिटी उतना ज़्यादा होती है। तो पिक्सल्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एंटायर पिक्चर, सो दे आर, वी कॉल देम एज द रेजोल्यूशन ऑफ द पिक्चर। पिक्चर का रेजोल्यूशन पिक्सल्स में हम करते हैं। पिक्सल्स आर द constituent blocks of the picture, so we have resolved the picture into so many pixels. Similarly we can resolve a vector into its components, यानी कि हम एक वेक्टर को तोड़ ताड़ के उसके components बना सकते हैं। कैसे? आप एक आदमी को काट कूट के उसके हाथ अलग, उसका पैर अलग, उसका शरीर अलग, धड़ अलग, सब सेपरेट करोगे तो वो सब क्या हो गए? उसके कंपोनेंट्स हो गए। आपने रिजॉल्व कर दिया आदमी को, करेक्ट। तो वैसे ही एक वेक्टर को हम अगर रिजॉल्व करेंगे इनटू इट देयर कंपोनेंट्स, वी कॉल दिस प्रोसेस एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो कैसे होता है? एक पहले हम 2D सीखेंगे और फिर हम 3D में जाएंगे। फर्स्ट विल सी 2D एंड देन विल गो टू 3D। से देयर इज अ वेक्टर A vector, okay. Now let me take x-axis and y-axis. X-axis and y-axis, and let this angle be theta. This angle theta is different from the theta which we were discussing in triangle law. Triangle law is for addition of two vectors. Resolution of vectors, basically we are resolving a single vector into its component vectors. So this angle theta is the angle which A is making with x-axis. Clear? Now if I want to resolve this vector into two components, for example say A vector को मैं divide करना चाहता हूँ दो components में. One component is along x-axis, I'll call it AX, and another component is along y-axis, I'll call it AY. AX and AY. A is the magnitude, AX is the magnitude, AY is the magnitude of the respective vectors. But what about the direction? Direction का क्या हुआ? तो in this direction you have I cap, in this direction you have J cap. And you know that I can write AX vector is equal to magnitude of AX into unit vector. हमने unit vectors जब सीख रहे थे ये चीज सीखा है. Also I can write AY vector is equal to AY into J cap. So finally I can write A vector is equal to AX vector plus AY vector, because AX वेक्टर और AY वेक्टर को जोड़ोगे तो वापस A वेक्टर आएगा. AX वेक्टर और AY वेक्टर को अगर आप ऐड करोगे तो यू विल गेट A वेक्टर. कैसे? जस्ट ऑब्जर्व. AX वेक्टर, AY वेक्टर,
एंड द रिजल्टेंट इज ए वेक्टर। देख रहे हैं, ट्रायंगल लॉ है, ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, द रिजल्टेंट इज a वेक्टर। ओके, not necessarily 45 degree, Bhargav, not necessarily 45 degree, theta can be anything, and ax need not be equal to ay. Ax and ay can be different also, they can be different also. The angle theta can be even 15, 30, 45, 60, 75 degrees, कुछ भी हो सकता है, angle can be anything. And if the angle is lesser than 45, ax will be longer, ay will be shorter. If the angle is greater than 45, ax छोटा हो जाएगा, ay बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, यू कॉल इट कोसाइन स्टिक्स, दैट मे बी अ टर्मिनोलॉजी, बट द पॉइंट इज क्लियर। समझ में आ रहा है सबको? गुड। तो नाउ a वेक्टर इज रिजॉल्व्ड एज ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। सो a वेक्टर इज इक्वल टू, व्हाट इज ax वेक्टर? ax I cap, ax I cap plus what is ay vector? ay j cap. So this is how we resolve a vector. इस प्रकार से हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? नहीं है। यशराज कदम बोल रहा है कि इनको कोसाइन स्टिक्स कहते हैं। बिल्कुल सही, कोसाइन स्टिक्स कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं कोसाइन स्टिक्स, वो बात इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू वी कॉल देम कोसाइन स्टिक्स? बिकॉज इफ यू नो ट्रिग्नोमेट्री, ये हाइपोटेन्यूस है, देखो ये थीटा एंगल है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है और ये ऑपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट, ये ऑपोजिट और ये हाइपोटेन्यूस। तो बताओ कॉस थीटा क्या होता है? व्हाट इज कॉस थीटा? व्हाट इज कॉस थीटा? यस, वो डायग्राम में बताओ देख के, कॉस थीटा क्या है? जल्दी 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 जल्दी। ax by a, good, ax by a is called cos theta. If I rearrange these terms, can I write ax as a cos theta? Can I write ax as a cos theta? मैंने क्या किया, ये a को न्यूमरेटर में भेज दिया, तो ax becomes a cos theta। सही है? And similarly, if I write sin theta, I can write sin theta as ay by a. I can write ay is equal to a sin theta. ax and ay can be written as a cos theta and a sin theta, correct? So if I can write like this, ax can be written as a cos theta and ay can be written as a sin theta, then I can also write a vector is equal to a cos theta I cap plus a sin theta j cap. This is another way of representing the resolved vector. वेक्टर को हम देख रहे हैं कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। We can represent like this, ax vector plus ay vector. We can also write ax I cap plus ay j cap, or we can also write a cos theta I cap plus a sin theta j cap. Clear? सबको समझ में आया यहाँ तक? Is everyone getting? प्राइवेटली आप लगाते हैं क्या? प्राइवेट कर देते हैं क्या सबको? आ रहा है ना समझ में? जल्दी जल्दी बोलो, सिर्फ 4 लोग यस बोले अभी तक। मुश्किल से यस आ रहा है, बाकी से ज्यादा समझ में आ गया क्या? हर्षल को 95% समझ में आया, 5% नहीं समझ में आया। क्या है वो 5%? कैन यू एक्सप्लेन मी हर्षल? व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? वो 5% क्या है जो नहीं समझ में आया? बताओ, समझा देंगे। 95% समझा दिया, क्या वो 5% नहीं समझा सकता मैं? लेट्स टेक इट एज ए चैलेंज। बताओ क्या है वो 5% जो नहीं समझ में आया? और वो 98% समझ में आया, 2%, बाप रे। बताओ बताओ क्या है वो 2% और 5%? बताओ, लेट मी फेस इट। अरे देखो 95% के लिए रिपीट नहीं करूंगा मैं, 5% के लिए पागल थोड़ी है कोई रिपीट करेगा। प्रैक्टिस, ओ आई विल मेक यू प्रैक्टिस, डोंट वरी। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन नाउ। अगर ये टॉपिक आपको थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ है
तो अभी क्लियर हो जाएगा। क्यों क्लियर होगा? क्योंकि अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स विल गिव यू मोर क्लैरिटी। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो फटाफट ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। Let's take an example. सोचो there is a x-axis, y-axis, and there is one vector making an angle 30 degrees. I'll call this vector A, and its magnitude is 5 units. So now I want to resolve this vector. I want to resolve this vector into the respective x component and y component, and I want to express the vector as ax I cap plus ay j cap. So can you tell me what are the values of ax, ay, and finally could you please write a vector as so and so? This is the question. Let me see how many can do it. Please do it. आया किसी को आंसर? कोई कोशिश किए? आपको बहुत लंबी ब्रेक भी मिल गई, कोई कोशिश किए, आंसर आया? प्रोवाइडेड आपको ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स आना चाहिए। देखिए ये हो गया a cos थीटा which is known as ax and ay is called a sin थीटा, a cos थीटा एंड a sin थीटा। देखिए याद रखने का सिंपल तकनीक, थीटा को जो लग के होता है, थीटा को जो रेजोल्यूशन वेक्टर लग के होता है उसको हमेशा कॉस कहते हैं, जो नहीं लग के होता है उसको हमेशा साइन कहते हैं। बहुत आसान तरीका है याद रखना। थीटा को जो लग के होता है वो कॉस होता है और जो नहीं लग के होता है वो साइन होता है, कॉस एंड साइन। अगर ये बी वेक्टर है और ये मैं थीटा कहूँगा तो फिर जो थीटा को लग के होता है वो बी कॉस थीटा होता है, जो नहीं लग के होता है वो बी साइन थीटा होता है। जो थीटा को लग के होता है वो कॉस होता है, जो नहीं लग के होता है वो साइन होता है। Clear? So finally, can you tell me what is, if A is 5 units, then I'll write 5 cos 30, which is 5 into cos 30 is root 3 by 2, so it becomes 5 root 3 by 2. This is AX. Similarly, AY क्या हो जाएगा? AY is 5 sin 30, which makes it 5 by 2. Very simple. 5 by 2 and 5 root 3 by 2 डाल दो वैल्यूज तो आपको आ गया A वेक्टर इज 5 root 3 by 2 I cap प्लस 5 by 2 J cap। ये हो गया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। कितने लोग को आंसर आया? फटाफट हाँ बोलो। कितने लोग को ये आ गया समझ में? और वो 98% वाले, 95% वाले, क्या आपको 2 और 5% क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर? हाँ हाँ 100%, 100%, 100%। वेरी गुड। चलो एक और, अभी हम 2D वेक्टर्स देखे हैं। एक ये कहते हैं 2D रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर को मैं 2D रेजोल्यूशन किया x और y में, लेकिन वेक्टर्स जरूरी नहीं कि हमेशा xy प्लेन में भी हो, वेक्टर थोड़ा आगे भी बल्ज होकर आ सकता है। देख रहे हैं ये 2D वेक्टर है, xy प्लेन में है। अब ये वेक्टर देखो सामने आ गया, थोड़ा सा सामने अगर बल्ज होके आता है तो इसको x, y, z 3 कंपोनेंट आ जाएंगे। देयर विल बी 3 कंपोनेंट्स फॉर दिस वेक्टर। इज इट अंडरस्टैंडेबल? x, y एंड z 3 कंपोनेंट रहेंगे। एंड वी कैन राइट दिस वेक्टर a वेक्टर एज ax I cap प्लस ay j cap प्लस az k cap। ax I cap, ay j cap प्लस az k cap।
vector, if is a 3D vector, then we have to resolve it into three components. We have to resolve it into three components. What are they? Ax, Ay and Az, and we have to write A vector is equal to Ax I cap plus Ay j cap plus Az k cap. This is how we write the vector. एक और चीज, मैग्नीट्यूड. अगर आपको मैं क्वेश्चन उल्टा पूछूंगा, आपको मैं गूगली डालूंगा, instead of giving you the vector itself and asking you the resolution components, I will give you the resolution components and I will ask you what is the vector. For example, 2D में फिर से देखते हैं. सोचो एक वेक्टर है A और उसके दो कंपोनेंट हैं. क्या है कंपोनेंट्स? Let one component be 4 and the other component be 3. I don't know the angle. It's angle भी पता नहीं मुझे, सिर्फ मुझे इतना पता है ये जो वेक्टर है ये 2D वेक्टर है. along x एक्सिस उसका मैग्नीट्यूड 4 है, along y एक्सिस उसका मैग्नीट्यूड 3 है. ठीक है, तो कैन आई राइट A वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप. 4i कैप प्लस 3j कैप. ठीक है, ये वेक्टर को मैंने रेजोल्यूशन में लिख दिया, लेकिन मुझे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द फाइनल वेक्टर A, उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है. व्हाट इज द डायरेक्शन अलोंग विथ एक्स एक्सिस, थीटा का वैल्यू क्या है, आपको ये पूछा जा रहा है. तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? वेरी सिंपल, इन दोनों को आप रीअरेंज करोगे तो आपको क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल बन जाएगा. और ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज द सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स. अरे ये तो वापस वही हो गया ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स. दो वेक्टर को जोड़ो तो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट को तोड़ो तो दो वेक्टर आएंगे, जोड़ो तो रिजल्टेंट आएगा. और कैसे जोड़ते हैं? जोड़ने का तरीका क्या होता है? सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम. r इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. एक्चुअल में रिजल्टेंट का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस. व्हाट इज दैट कॉस? जस्ट सी, 90 डिग्रीज. 90 डिग्रीज इज द कॉस एंड कॉस 90 इज 0, इसलिए ये पूरा टर्म जो है गया भाड़ में. बचा क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बचता है. एंड द रिजल्टेंट वैल्यू जिसको मैं a कहता हूं, यहाँ पे a कहता हूं, is how much? रूट 5 स्क्वायर विच मेक्स इट 5. a का मैग्नीट्यूड 5. लेकिन अभी एंगल भी तो जानना है. एंगल कैसे जाने भैया? tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा. व्हाट इज थीटा? थीटा इज 90 डिग्रीज. तो sin 90 इज 1, cos 90 इज 0. ये गया भाड़ में. तो b क्या है यहाँ पे? b को 3 पकड़ो तो 3 इंटू साइन 90 इज 1 अपॉन 4. सो बीटा एक्चुअली यहाँ पे थीटा है जो भी है. सो फाइनली द एंगल थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 3/4 विच इज नथिंग बट 37 डिग्रीज. ये एक इंपॉर्टेंट एंगल है. एक बार मैं आपको दिखाता हूँ. ये एंगल 37 डिग्री और 53 डिग्रीज जो एंगल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, बार बार आते रहते हैं. मैं आप लोग को एक बार दिखाता हूँ. अगर एक ट्रायंगल में if in a triangle this is 37 degrees then this will be 53 degrees. ये 37 होगा तो ये 53 होगा. ऐसा क्यों? ये 37 तो वो 53 क्यों? Why is it so? 37 53. और ये 3 होगा तो ये 4 होगा तो ये 5 होगा. तो देखिए sin 37 is opposite by hypotenuse. Cos 37 is adjacent by hypotenuse. Sin 53
साइन 53 के लिए ये ऑपोजिट है और ये हाइपोटेन्यूस है 4/5. कॉस 53 इज 3/5. tan 37, tan 53, cot 37, cot 53. These are very important values. Tan 37 is 3/4 and tan 53 is 4/3. Cot 37 is 4/3 and cot 53 is 3/4. बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, आपको याद रखने से बहुत लाभ होगा. फिजिक्स में तो बार बार आते रहते हैं ये वैल्यूज. ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा इज 3/4, हेंस थीटा मस्ट बी 37 डिग्री. सीधा सीधा आप लिख सकते हो. ये वैल्यूज काफ़ी रिपीटेटिव वैल्यूज है क्वेश्चंस में. फिजिक्स में ये वैल्यूज काफ़ी क्वेश्चंस में पाया जाते हैं. क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वैल्यूज काफ़ी आसान है. 3, 4 और 5, कोई रूट नहीं है. आप 45 पकड़ो तो 1/√2 आता है. 30 डिग्रीज पकड़ो तो √3/2 आता है. 60 डिग्रीज पकड़ो तो भी √3/2 आता है. इसलिए वो सारे वैल्यूज के क्वेश्चंस बनाएंगे तो बच्चे सॉल्व करते करते थक जाते हैं. इसलिए 37 और 53 डिग्रीज के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं क्योंकि बच्चों को सॉल्व करने में आसानी होती है. 3/5, 4/5, 3/4 लिखना काफ़ी आसान है ना, लिखना काटना काफ़ी आसान है. तो इसलिए ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं. ये वैल्यूज आप रट लीजिए बाय हार्ट. ठीक है, कल पूछूंगा सबको जो बाय हार्ट करके आएंगे उन लोगों को हम स्पेशल प्राइजेस देंगे. अमन सर आपके लिए कुछ स्पेशल प्राइस अरेंज करेंगे. हाँ ठीक है, आगे बढ़ते. अच्छा, मैं क्या रहा था लास्ट, व्हाट वाज आई टेलिंग? हाँ, हम लोग 3D रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देख रहे थे. तो कोई भी वेक्टर, ए वेक्टर, अगर मैं 3 डायमेंशनल में अगर डिवाइड करना चाहूँ तो क्या हो जाएंगे? ax, ay and az, and I have to write the vector a vector as ax I cap plus ay j cap plus az k cap. अगर मैं पूछूंगा इसका मैग्नीट्यूड क्या है बताओ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर? देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे लिखा हमने, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड लिखा ax² प्लस ay². हमेशा यही होता है, हमेशा ये फॉर्मूला है, याद रखिए. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करने के बाद रिजॉल्व्ड वेक्टर्स को यूज करके आप अगर मेन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है. ax² प्लस ay² का रूट ओवर से आपको रिजल्टेंट आ जाता है. बिल्कुल वैसे ही 3 डायमेंशनल में आप ये फॉर्मूला को अगर एक्सटेंड करना चाहते हो, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला लिखना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ ax² प्लस ay² प्लस az². एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल से a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप. तो क्या होगा? व्हाट विल द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड विल बी रूट ओवर ऑफ 3² प्लस 4² प्लस 5². 3² प्लस 4² is 5², 5² plus 5² is 2 into 5², which means 5√2 units. आ रहा है समझ में? सिंपल, 5√2 units. Got it? So this is resolution of vectors. तो 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल. और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स यूज करके हम अभी वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं. सो आज ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, सो आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस टू सॉल्व. लेकिन कल हम लोग यूज़ करके कैसे हम लंबे चौड़े क्वेश्चंस को आसान बना सकते हैं, ये कल हम शुरुआत में देखेंगे. सो एज ऑफ नाउ लेट्स टेक सम सिंपल क्वेश्चंस ऑन द डिस्कशन टुडे.
पश्येत् ये रहे दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट टू मेक यू मोर फेमिलियर विथ आई कैप, जे कैप, के कैप। तो बताइए, इस वेक्टर को मुझे रिजॉल्व करना है इनटू इट्स कंपोनेंट वेक्टर्स, और इस वेक्टर को भी मुझे रिजॉल्व करना है इनटू इट्स कंपोनेंट वेक्टर्स। कैसे करें सर? यस्टरडेज डाउट क्लास एरर प्रॉब्लम, फाइंड फ्रैक्शनल एरर x by x plus y, प्लीज रिपीट, आई विल टेक इट सेपरेटली। तो आज हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर्स का ये दो क्वेश्चंस आपको अभी करना है। तो एक और चीज़ आपको बताना है। देखिए, द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज आई कैप, बट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस इट इज माइनस आई कैप। क्यों आई कैप और माइनस आई कैप? क्यों? आपको मैंने बताया था, कोई भी वेक्टर को हम अगर पलटना चाहते हैं तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर की तरफ जे कैप और नीचे की तरफ माइनस जे कैप, इट इज माइनस जे कैप। तो देखो, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो माइनस आई कैप और माइनस जे कैप के डायरेक्शन में, और यहाँ पे देखो माइनस जे कैप और प्लस आई कैप के डायरेक्शन में है। तो केयरफुली आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। आई वांट टू राइट ए वेक्टर एज आई कैप प्लस j cap. Can you fill in the blanks? And also I want to write b vector as I cap plus j cap. Fill in the blanks. Fill in the blanks. Fill in the blanks. Fill in the blanks. जल्दी जल्दी। Remember, यहाँ पे दो नेगेटिव आएंगे क्योंकि the vector is in the third quadrant, और थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, जबकि सेकेंड क्वेश्चन में सिर्फ j कंपोनेंट नेगेटिव होगा, i कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आपको पता है ना कि ये दोनों प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है? तो उसके हिसाब से हम ये लिख रहे हैं a वेक्टर और b वेक्टर। एंड कंपोनेंट्स कैसे निकालोगे? एंगल दिया है, कंपोनेंट निकालना काफ़ी आसान है। एंगल दिया है तो आप एंगल देख के बता सकते हो। 53, अगर 53 ये लंबा है, ये काफ़ी दूर है, तो ये छोटा होगा, ये लंबा होगा, तो ये 3 है, ये 4 है, करेक्ट? तो ये 3, ये 4, तो -4 -3, फिनिश, हो गया काम। और सेकेंड क्वेश्चन में देखो, दोनों के दोनों 45 45, यानी √2 √2, 10 √2 10 √2, तो सीधा लिख दो 10 √2 10 √2। जनरली हम रूट को नीचे नहीं छोड़ते, उसको रैशनलाइज करके ऊपर लाते हैं, तो हम लिखेंगे 5 √2 आई कैप -5 √2 जे कैप। या फिर आप स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हो तो लिखो cos 45 1/√2, तो b cos 45 मेक्स इट b √2, b sin 45 makes it b √2, a cos 53 makes it 5 into cos 53 is 3/5, तो 5 5 कटेगा तो 3। a sin 53 makes it 5 into 4/5, 5 5 कैंसिल 4। देख रहे हैं, कैलकुलेशंस करोगे तो वही चीज आते हैं। एंगल्स नॉट विजिबल, एंगल नॉट विजिबल, दिस इज 53
and this is 45, 53 and 45. Okay, 20/3 and 25/3. वो क्या था परिमल? What is 20/3 and 25/3? Could you please explain? आपने शायद साइन कॉस के वैल्यूज गलत ले लिए. यू हैव टेकन रॉन्ग वैल्यूज परिमल. ओके है ना, यू हैव टेकन रॉन्ग वैल्यूज. साइन 53 इज 4/5, not 4/3, and cos 53 is 3/5, not 3/4 या 5/3. Correct? So that's it. We are up with time. तो कल हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आपको दिखाऊंगा मैं कैसे वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन बहुत आसान तरीके से किए जा सकते हैं. सब्ट्रैक्शन मैंने आज पढ़ाया नहीं, कल ज़रूर पढ़ाएंगे हम. स्टार्टिंग में पहले वेक्टर सब्ट्रैक्शन और फिर यूजेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. tomorrow's session is going to be very important, so please be on time and make good notes. Okay, thanks a lot. अगर कोई वीडियोस आगे के देखे नहीं है तो ज़रूर देखिए और वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें. हरे कृष्ण.